हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत मगध का उदय कैसे हुआ था, मगध में जो जो शुरुआत में राजवंश बने थे, जैसे कि जो हम पहला वाला राजवंश जो हर्यक वंश था उसके बारे में कंप्लीट कवर करेंगे। जो भी फैक्ट वहां से बन सकते हैं, जो भी राजा थे उनका क्रम वगैरह जो पूछा जाता है। इसके अलावा फिर शिशुनाग वंश और नंद वंश भी इसी में कवर करेंगे। तो जितना भी शुरुआती वंश थे या फिर जो महाजनपद में जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में जो भी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सब इसी एक वीडियो में कवर हो जाएगा। तो पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद आपको अलग अलग जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें 3-4 बुक को एक साथ लेकर किया गया है शामिल। और पिछले भी 3-4 वीडियो हैं, 4 वीडियो लगभग, उसको जो है प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आरो एरो प्लेलिस्ट वाली। वहीं से जाके आप पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं और इसको लगातार फॉलो करते रहिए जब तक कि यूपी पीसीएस का एग्जाम नहीं हो जाता। जैसे ये आरो एरो का होगा और ये यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। जो आरो एरो का ग्रुप भी चल रहा है, इसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो है सभी सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, जो भी पीवाईक्यू वगैरह है वो भी आपको इसी में मिल जाएंगे, एकदम एक्सप्लेन करके सब चीज़ें दी हुई हैं। इसके अलावा एक्सप्लेन आंसर की के साथ जो टेस्ट है वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा एक ही ग्रुप के अंतर्गत। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जो है आरो एरो ग्रुप डिटेल्स लिख कर भेजेंगे तो वहाँ पर जो है पूरा डिटेल आपको भेज दी जाएगी, उसको पूरा पढ़ के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जो हम पढ़ रहे हैं मगध का उदय, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय की बात कर रहे हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और ये 6ठी शताब्दी का क्या मतलब हुआ, तो जो लेकर 500 से लेकर जो 600 तक का टाइम होता है, ये ईसा पूर्व का टाइम चल रहा है, यानी बीसी, जो बीसी बोला जाता है, इसका ये टाइम है। और इसमें जो है टोटल महाजनपद हमें संख्या कितनी मिलती है, तो टोटल 16 महाजनपद हमें मिलते हैं। अब ये महाजनपदों का उल्लेख कहाँ कहाँ पर किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक तो अंगुत्तर निकाय में किया गया है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय ये भी पूछा जा सकता है किस धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ है ये। इसमें जो है हमें टोटल जितने भी 16 महाजनपद हैं इसी के थ्रू हम पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावस्तु। महावस्तु में भी महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भगवती सूत्र में भी इसका उल्लेख किया गया है, ये जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो है ये जैन ग्रंथ है। जो भगवती सूत्र है इसमें जो महाजनपद है, कुछ महाजनपदों के नाम थोड़ा अलग अलग दिए गए हैं, तो वो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि 3 जो ग्रंथ है इसमें महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। फिर इस टाइम की बात करते हो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे, तो मगध थे। मगध के बारे में ही पूरा हमें पढ़ना है। यहाँ पर जितने भी वंश आएंगे, भी आगे भी बहुत सारे वंश आएंगे, तो उसको भी कवर करना है, मौर्य वंश वगैरह। इसमें जो है मौर्य वंश तक चीज़ें इसी में कवर हो जाएंगी आपकी। फिर कौशल था एक, इसके अलावा वत्स था और अवंती था। तो ये 4 जो महाजनपद थे सबसे शक्तिशाली वाले थे, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। अब ये जो महाजनपद है इसकी राजधानी आपने हर एग्जाम में लगभग देखा होगा। और इसमें जो वर्तमान क्षेत्र ये कहाँ पे पड़ेगा, जो ये महाजनपद है किस क्षेत्र में वर्तमान में आएंगे, इस तरह से घुमा के आरो यारो और पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसको अरेंज करिए, ये किस जनपद में पड़ेगा या इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है, इस तरह से आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले उत्तर प्रदेश वाले ही देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में जितने भी महाजनपद थे उनमें से 8 जो है 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में आएंगी। ये 8 कौन कौन से हैं, तो पहला जो है काशी है, काशी की राजधानी थी वाराणसी और वर्तमान क्षेत्र भी इसका वाराणसी वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। सेकंड जो है महाजनपद वो है कौशल महाजनपद। इसकी राजधानी 2 हुआ करती थी, एक साकेत एक श्रावस्ती। साकेत और श्रावस्ती किसकी राजधानी थी, तो कौशल की राजधानी थी। और वर्तमान में ये जो अयोध्या मंडल वाला क्षेत्र है, अवध क्षेत्र, यही इसका क्षेत्र हुआ करता था। अब एग्जैक्ट इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, बस यही क्षेत्र था। वत्स जो है, ये वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ये चीज़ें एकदम रटी होनी चाहिए, मैचिंग में आती हैं। इसके अलावा वर्तमान में इसका क्षेत्र कौन सा पड़ेगा, तो प्रयागराज, बांदा और कौशाम्बी वाला जो क्षेत्र पड़ता है, प्रयागराज के आसपास वाला क्षेत्र, ये वत्स क्षेत्र हुआ करता था। फिर एक था चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी थी सोथिवती। चेदी महाजनपद की राजधानी सोथिवती। थोड़ा सा ये पढ़ने में दिक्कत होगी तो 1-2 बार इसको प्रोनाउंस करके बोल लीजिए, चेदी की सोथिवती। और इसका जो क्षेत्र हुआ करता था वर्तमान में ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था और मुख्यतः बांदा वाला क्षेत्र था। अगर हम यूपी को ऐसे ड्रॉ करें तो ये जो है ये वाला क्षेत्र पड़ता था, बांदा वाला क्षेत्र। नेक्स्ट बात करेंगे सूरसेन की। सूरसेन जो था ये मथुरा वाला क्षेत्र हुआ करता था। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा और क्षेत्र भी था इसका मथुरा। फिर कुरु एक महाजनपद था। कुरु महाजनपद भी यूपी में ही पड़ता था। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी हुआ करती थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ
और वर्तमान में ये जो क्षेत्र है ये मेरठ वाला क्षेत्र, दिल्ली वाला क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी हरियाणा का भी थोड़ा क्षेत्र इसमें आता था। तो मुख्यतः ये मेरठ और दिल्ली वाला क्षेत्र, जिसको कुरुक्षेत्र भी कहा जाता था, वो इसमें आता था। राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। फिर एक महाजनपद था पांचाल। पांचाल में 2 राजधानियां थी, एक उत्तरी राजधानी, एक दक्षिणी राजधानी। तो उत्तरी राजधानी थी अहिक्षेत्र और दक्षिणी राजधानी थी पांचाल। वर्तमान में ये प्रदेश को मतलब ये कहाँ पे पड़ेगा, तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाला जो एरिया है, यानी जो रुहेलखंड वाला एरिया हमारा पड़ता है, वो पांचाल के अंतर्गत आता था। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। राजधानी थी अहिक्षेत्र और कामपिल्ली। तो अगला जो है यहाँ पर मल्ल। मल्ल भी एक महाजनपद था। इसकी राजधानी थी कुशीनगर और पावा। 2 राजधानियां, कुशीनगर और पावा, मल्ल की राजधानियां थी। और वर्तमान में ये गोरखपुर और देवरिया वाला क्षेत्र पड़ता है। तो ये 8 महाजनपद जो होगा ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब एक और यहाँ पर है वज्जी। वज्जी कहाँ का, ये बिहार का क्षेत्र है। वज्जी की राजधानी हुआ करती थी वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली और वर्तमान में ये मुजफ्फरनगर और दरभंगा वाला क्षेत्र जो है बिहार का, वहाँ पर पड़ता है। अब जो है बिहार के बारे में हमें इतना नहीं पढ़ना किस जिले में पड़ता है, बस इतना याद रखिए कि वज्जी जो है ये यूपी में नहीं पड़ता है, बिहार में पड़ता है और राजधानी क्या है, वैशाली है। अब जितने 16 महाजनपद थे उसमें से मल्ल और वज्जी जो है गणतंत्र थे। जो 16 महाजनपद में 2 गणतंत्र थे, बाकी राजतंत्र थे। तो कौन कौन से गणतंत्र थे, मल्ल और वज्जी। इनमें से मल्ल जो है ये यूपी में पड़ता था, वर्तमान में यूपी में पड़ता है, और वज्जी जो है वर्तमान बिहार में पड़ता है। तो ये भी अलग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बात करेंगे अंग की। तो अंग की राजधानी थी चंपा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी बिंदी लगी, यहाँ पर भी बिंदी लगी। तो अंग की राजधानी चंपा और ये बिहार वाले क्षेत्र में वर्तमान में पड़ता है। फिर एक जो सबसे प्रमुख है मगध। इसकी राजधानी थी पहले गिरिब्रज, फिर पाटलिपुत्र हुई और ये वर्तमान में बिहार में पड़ता है, पटना और गया वाले क्षेत्र में। फिर है अवंती। अवंती की भी 2 राजधानियां थी, एक उत्तरी एक दक्षिणी। तो उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। उत्तरी की उज्जैनी, दक्षिणी की महिष्मती। और वर्तमान ये उज्जैन वाले एरिया में ही पड़ता है अवंती, मालवा क्षेत्र में, लगभग मध्य प्रदेश में पड़ता है अवंती। तो स्टेट का नाम जरूर याद रखिएगा, अवंती कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है यहाँ पर मत्स्य। मत्स्य महाजनपद जो है इसकी राजधानी थी विराटनगर। यहाँ का एक राजा था वैराट, तो उसी के नाम से इसका जो नगर भी था, इसकी जो राजधानी थी वो भी थी विराटनगर। और ये जो है वर्तमान में जयपुर राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ता है। ये पूछा जा चुका है कि मत्स्य महाजनपद जो है किस स्टेट में आता है वर्तमान में, तो राजस्थान के अंतर्गत आता है। फिर आता है कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटक या फिर राजपुर और वर्तमान में ये कश्मीर वाले एरिया में आता है। फिर आता है गांधार। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला और ये पाकिस्तान वाले एरिया में आता है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि निम्न में से कौन से उत्तरी क्षेत्र से संबंधित है, तो कंबोज और गांधार देखिए सबसे उत्तर में है। कंबोज हो गया कश्मीर में, गांधार हो गया पाकिस्तान में, सबसे नॉर्थ में है दोनों। और सबसे दक्षिण वाला, दक्षिण भारत में कौन सा एकमात्र महाजनपद पड़ता है, वो है अशमक, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। और इसकी राजधानी थी पोटन या फिर पोटली। वर्तमान में ये गोदावरी घाटी में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। अब इन महाजनपदों के अलावा कुछ गणतंत्र हुआ करते थे गौतम बुद्ध जी के टाइम पे, तो ये गणतंत्र जो है हमें अलग से पढ़ने हैं। ये महाजनपद के अंतर्गत तो 2 गणतंत्र अभी हमने देखा थे जो कि मल्ल और वज्जी थे। इसके अलावा भी कुछ गणतंत्र थे, वो हम यहाँ पर देखेंगे। और इसमें से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि ये गणतंत्र एक तरफ दिया रहेगा और एक तरफ ये चीजें दी रहेंगी, मैचिंग वगैरह में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर गणतंत्र सभी देख लेंगे। कपिल वस्तु में शाक्य रहते थे, कपिल वस्तु के शाक्य। और ये जो एरिया था ये नेपाल और सिद्धार्थ नगर वाला एरिया था। इसके अलावा सुमसुमारा के भग्ग जो है मिर्जापुर वाले एरिया में रहते थे। सुमसुमारा ये कहा जाता था गणतंत्र, और यहाँ पर रहते कौन थे, तो भग्ग राजवंश था। फिर रामग्राम के कोलिये कहाँ रहते थे, रामग्राम में, और गोरखपुर वाला एरिया था रामगढ़ ताल वाला एरिया। फिर कुशीनगर में मल्ल रहते थे और पावा में भी मल्ल रहते थे, कुशीनगर के मल्ल और पावा के मल्ल। फिर पिप्पली वन के मोरिये, पिप्पली वन जो है गोरखपुर वाला ही एरिया था, पिप्पली वन। देखिए कई पार्ट में ये सब डिवाइड थे। फिर अलकप के बुली ये बिहार वाला एरिया था। वैशाली में लिच्छवी रहते थे, वैशाली के लिच्छवी हो गए। मिथिला के विदेह हो गए। फिर केशपुत्र के कलाम, ये केशपुत्र जो है एरिया पंचाल वाला क्षेत्र कहा जाता था, रुहेलखंड वर्तमान में यूपी में जो है बरेली वगैरह वाला क्षेत्र, वहां पे भी एक गणतंत्र था जिसका नाम था केशपुत्र। तो अगर हम बात करें पुराने टाइम पे भी हमारे यहाँ गणतंत्र हुआ करते थे, ये सभी गणतंत्र थे, राजतंत्र नहीं थे।
इसके अलावा इन जितने भी हमने महाजनपद देखे, जो गणतंत्र वगैरह देखे, इसमें सबसे ज़्यादा उभर के जो आया था मगध था। इसके उत्कर्ष के कारण क्या क्या थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये भौगोलिक कारण कुछ, जैसे गंगा वाला दोआब था, सोन नदी थी वहाँ पर, तो अच्छी जो है मिट्टी वगैरह मिल जाती थी। तांबे और लौह खान से निकटता थी। वर्तमान में भी जो देखिए जो खनिज वगैरह निकलते हैं उसी झारखंड वाले एरिया में, बिहार वाले एरिया में निकलते हैं। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी भी यहाँ पाई जाती थी, तो कृषि अच्छी होती थी। घने जंगल थे इस एरिया में, तो हाथी की मतलब उस टाइम पे युद्ध के लिए हाथी ही प्रयोग किया जाता था, तो हाथी वगैरह की कमी नहीं होती थी। लकड़ी भी अच्छी मिल जाती थी उस टाइम पे, घर वगैरह भी लकड़ी के बनते थे। पहाड़ियों से घिरी राजधानी थी इनकी, जो पाटलिपुत्र था वो भी पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो राजगृह था। आगे बात करेंगे मगध के। अब राजवंश देख लेंगे। सबसे पहला जो राजवंश है वो है हर्यक वंश। यहाँ से अब एकदम अच्छे से देखिएगा। मगध का पहला राजवंश हो गया हर्यक वंश। 544 से 412 ईसा पूर्व का ये समय है। और संस्थापक कौन था, ये जो है ईयर इतना नहीं पूछा जाता। एंशिएंट हिस्ट्री में ईयर इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि अलग बुक में अलग अलग चीजें लिखी रहती हैं। तो हर्यक वंश में जो है इसका संस्थापक था बिंबिसार। ये बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है। बिंदुसार अभी हमें आगे मिलेगा मौर्य वंश में। तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे। राजधानी इनकी थी राजगृह, या फिर इसको गिरिब्रज भी कहा जाता था, और बाद में इसका नाम पाटलिपुत्र भी पड़ा था। तो ये राजधानी थी राजगृह या फिर गिरिब्रज। प्रमुख शासक जो थे कौन कौन से थे हर्यक वंश के, तो बिंबिसार को पढ़ना है, अजातशत्रु को पढ़ना है और उदयन को पढ़ना है। ये तीन जो है सबसे प्रमुख है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। और लास्ट वाला हर्यक वंश का लास्ट था ये नागदशक। तो बस इसके बारे में बस इतना इंपॉर्टेंट है कि नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो अब तीनों को यहाँ पर पढ़ना है जो प्रमुख है। तो बिंबिसार को यहाँ पर पढ़ा जाएगा। तो बिंबिसार से इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 15 से 52 साल की आयु तक इसने शासन किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना दिमाग में थोड़ा सा होना चाहिए कि 15 साल से ही इसने शासन जो है व्यवस्था संभाल ली थी और 52 साल तक शासन किया था। बिंबिसार का एक अन्य नाम है या फिर उपाधि इसको कहा जाता है कि श्रेणी किसको कहा जाता था। तो ये जितनी भी उपाधियां भी राजाओं की जो उपाधियां मिलेंगी, इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। श्रेणी किसको कहा जाता था, तो बिंबिसार को। और किस ग्रंथ में ये मिलता है, तो जैन साहित्य में मिलता है कि बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता था। फिर विवाह से विस्तार की नीति इसने अपनाई थी। बिंबिसार जो है ये एक तो विजय से इसने जो है अलग अलग राज्यों को जीता था, मगध में मिलाया था। इसके अलावा विवाह के द्वारा इसने जो है कई राज्यों को मिलाया था। विवाह की नीति इसने अपनाई थी। तो 3 विवाह इसने किए थे बिंबिसार ने। पहला विवाह जो किया था महाकोसला देवी से किया था। महाकोसला देवी जो है कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौशल के राजा कौन थे, तो प्रसेनजीत थे, प्रसेनजीत की बहन थी। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसेनजीत की बहन की जगह पे पुत्री लिखा था। तो प्रसेनजीत की बहन का विवाह जो हुआ था, महाकोसला देवी का विवाह बिंबिसार से हुआ था। और दहेज में क्या मिल गया था, तो दहेज में इनको मिल गया था काशी। काशी वाला एरिया जो है कौशल का हुआ करता था, मगध को मिल गया था। और ये काशी वाला एरिया बहुत ज्यादा आय देने वाला एरिया था। तो प्रतिवर्ष 1 लाख आय देने वाला ये एरिया था काशी, जो कि मगध में मिल गया। तो एक तो महाकोसला देवी से विवाह हो गया, जिसमें जो है कौशल से थोड़ा रिश्ता हो गया इनका बिंबिसार का। फिर दूसरा जो है राजकुमारी चेलना से विवाह हुआ। और राजकुमारी चेलना जो है लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी। चेटक की पुत्री थी राजकुमारी चेलना। और बाद में इन्हीं चेलना से ही अजातशत्रु का जन्म होता है, जो कि अगला शासक बनेगा अभी। तो अजातशत्रु की माँ थी राजकुमारी चेलना, जो कि लिच्छवी शासक की चेटक की पुत्री थी। अगला जो तीसरा इसने शादी की थी राजकुमारी क्षेमा से की थी, जो कि पंजाब के मद्र कुल से संबंधित थी। तो 3 यहाँ पर इसने संबंध बनाए थे और इससे जो है इसको बहुत फायदा हुआ था। एक तो महाकोसला देवी कौशल के राजा, फिर चेलना जो है लिच्छवी के राजा की पुत्री, फिर राजकुमारी क्षेमा जो कि पंजाब से संबंधित थी, मद्र कुल से संबंधित थी। इसके अलावा इसने अंग महाजनपद को जीता था। और बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीतकर वहां पर जो इसका बेटा था अजातशत्रु, उसको वहां का शासक बना दिया था। बिंबिसार ने जीत के अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया था अंग महाजनपद का। इसके अलावा अभी हम आगे देखेंगे कि अंग महाजनपद का उस टाइम पे शासक था ब्रह्मदत्त, जो कि अभी आगे आएगा। फिर है यहाँ पर अवंती के राजा। अवंती से संबंध इसने किस तरह से बनाए, अंग को तो जीत लिया और बाकी 3 से विवाह किए। अवंती से संबंध, अवंती बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, तो वहां के राजा चंड प्रद्योत से इसने मित्रता कर ली। बिंबिसार ने चंड प्रद्योत से मित्रता इस तरह से की कि अपना जो राज्य वैद्य था जीवक, ये नाम इंपॉर्टेंट है, राज्य वैद्य जीवक को भेजा था जब चंड प्रद्योत को पांडु रोग हुआ था। पीलिया को पांडु रोग कहा जाता था। तो चंड प्रद्योत को पांडु रोग हो गया, तो वहां पर अपना वैद्य जीवक को भेजा था बिंबिसार ने। फिर बिंबिसार की लास्ट में हत्या हो जाती है। तो बिंबिसार की हत्या किसने की थी, तो 492 ईसा पूर्व में इसी के बेटे अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी। इस हर्यक वंश में सभी जितने भी
बेटे होंगे सब अपने बाप की हत्या करेंगे, तो इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। किस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं? तो हर्यक वंश को बोलते हैं। तो यहाँ पर बिंबिसार की हत्या कर दी अजातशत्रु ने। और शासक कौन बन गया? अजातशत्रु। इसका उपनाम क्या है? तो कुड़िक है। अब नाम याद रखना है यहाँ पर। उपनाम जो है, उपाधि कुड़िक किसका उपनाम है? अजातशत्रु का। और श्रेणिक किसका था? तो बिंबिसार का था। इसने जो है कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध किया था। अब ये प्रसेनजीत वही है जिसकी बहन से शादी की थी बिंबिसार ने, उसी से इसने वापस युद्ध किया था प्रसेनजीत ने। और युद्ध के बाद में समझौता हुआ था एक। ये समझौता इस तरह से हुआ था कि प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का वजीरा का, इसकी पुत्री थी प्रसेनजीत की वजीरा, उसका विवाह अजातशत्रु से किया था। देखिए, इसके बाप बिंबिसार ने जो है उसकी बहन से, प्रसेनजीत की बहन से शादी की थी, जो कि अभी हमने देखा था ऊपर। और इसने जो है इसकी बेटी से शादी की, इसकी पुत्री से, वजीरा से अजातशत्रु ने शादी की। तो इस टाइम पे जो बड़े बड़े राजवंश थे, आपस में विवाह इनका का एक ही मकसद हुआ करता था कि या तो समझौता के लिए होता था या तो कोई राज्य वगैरह जीतने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक तो हो गया है यहाँ पे कौशल से संबंध इसके हो गए। दूसरा एक इसका मंत्री था और मित्र भी था वस्कार। उसकी सहायता से अजातशत्रु ने लिच्छवी पर भी विजय प्राप्त कर ली। एक तो वस्कार की सहायता से लिच्छवी पर विजय प्राप्त की, दूसरा जो है कौशल की, प्रसेनजीत की पुत्री से विवाह किया। इसके अलावा इसी टाइम पे लिच्छवी की जब विजय प्राप्त की थी तो 2 हथियार का यूज किया था। ये हथियार पूछे जाते हैं। तो लिच्छवी के खिलाफ इसको यूज किया था रथमूसल और महाशिलाकंटक। रथमूसल और महाशिलाकंटक को किसने यूज किया था? तो अजातशत्रु ने यूज किया था। इसके अलावा इसी के टाइम पे अजातशत्रु के समय ही इसके शासन काल के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हो जाता है, यानी देहांत हो जाता है। 8वें वर्ष जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और जिस वर्ष इनका महापरिनिर्वाण हुआ था उसी टाइम पे ही पहली बौद्ध संगीति भी आयोजित की गई, इनकी मृत्यु के जस्ट बाद उसी साल। तो ये राजगृह में आयोजित की गई थी अजातशत्रु के टाइम पे ही, जो कि हम बौद्ध धर्म में कवर करेंगे। और ये जितने भी धर्म वगैरह हैं, जैन, बौद्ध और शैव, वैष्णव, ये सब हम एंशिएंट हिस्ट्री के एकदम लास्ट में कवर करेंगे। तो बौद्ध संगीति पहली वाली जो है राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के समय में। सप्तपर्णी गुफा में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। आगे बात करेंगे। 32 साल तक शासन किया था अजातशत्रु ने। उसके बाद इसके पुत्र उदायन ने जो है इसकी हत्या कर दी थी। तो पहला था बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा आता है उदायन। यहाँ पर बेटे ही सब हत्या कर रहे हैं। फिर उदायन जो है, उदायन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है? तो कुसुमपुरा, पाटलिपुत्र की स्थापना करवाई थी। किसने पाटलिपुत्र की स्थापना करवाई थी? तो उदायन ने करवाई थी। और पाटलिपुत्र को ही इसने अपनी राजधानी बनाई। अभी तक जो राजगृह या ग्रेवरेज हुआ करती थी, अब राजधानी हो गई पाटलिपुत्र। और ये जो उदायन था मगध का शासक, इसने जो है जैन मत को ही माना था, जैन मत को मानने वाला था उदायन। इसके अलावा उदायन की हत्या जो है एक व्यक्ति ने कर दी थी छुरा भोंक कर। इसके बारे में बस इतना इंपॉर्टेंट है उदायन के बारे में कि इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उसको राजधानी बनाई थी। इसके अलावा जैन मत को मानता था और लास्ट में जो है छुरा भोंक कर एक आदमी ने इसकी हत्या कर दी। उदायन के 3 पुत्रों ने बारी बारी से उसके बाद शासन किया था, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस याद रखिए कि 3 पुत्र में कौन कौन था? तो अनिरुद्ध था, मुंडक था और नागदशक था। इन दोनों के बारे में कुछ कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बस यहाँ पर लिखा हुआ है। और लास्ट यही पूछा जाता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था, जो कि उदयन का ही पुत्र था। और इसी नागदशक को गद्दी से उतारकर जनता ने गद्दी से उतार दिया और शिशुनाग को राजा बना दिया। यही शिशुनाग, जो कि शिशुनाग वंश का संस्थापक होता है। तो 3 हमने यहाँ पर हर्यक वंश में पढ़े। 3 शासक कौन कौन से? बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। उसके बाद लास्ट में नागदशक आता है, जो कि अंतिम शासक है। इसके बारे में बस यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शिशुनाग वंश आ जाता है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। और इसमें 2 ही शासक हमें पढ़ने हैं, एक तो शिशुनाग, दूसरा कालाशोक। शिशुनाग और कालाशोक। कालाशोक के उसके बाद 10 बेटे थे, लेकिन उनके बारे में कुछ पूछा नहीं जाता। शिशुनाग और कालाशोक। पहला है यहाँ पर शिशुनाग, जो कि शिशुनाग वंश का संस्थापक हो गया। इसने जो है, जो उदयन ने जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी, शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बना दिया। जो पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी उदयन ने, उसकी जगह पर इसने वैशाली को राजधानी बना दिया। किसने? ये इंपॉर्टेंट है बहुत। शिशुनाग ने जो है वैशाली को राजधानी बनाया। इसके अलावा इसने अवंती और वत्स को जीता था। अवंती बहुत इंपॉर्टेंट था स्टेट, इसको हर राजा को जीतना पड़ता था। जैसे जैसे ये कोई दूसरा राजा आता था, फिर थोड़ा थोड़ा स्वतंत्र होने लगते थे राज्य, फिर उसको जीता जाता था। तो अवंती को शिशुनाग ने भी जीता था। इसको किस तरह से इसने इसके अलावा इसी के टाइम पे, शिशुनाग के टाइम पे, मालवा से लेकर, मालवा जो है अवंती वाला ही एरिया हुआ करता था, मालवा से लेकर बंगाल तक का क्षेत्र जो है मगध में शामिल हो गया था शिशुनाग के टाइम पे। तो इसने बहुत युद्ध वगैरह किए थे।
शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठता है। कालाशोक गद्दी पर बैठता है, किसके अनुसार ये कहा गया है? तो एक ग्रंथ है महावंश, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, उसी में ये लिखा हुआ है कि कालाशोक जो है शिशुनाग के बाद आता है। तो पहला बस इतना चीजें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि वैशाली की स्थापना करी, अवंती और वत्स को जीता, और शिशुनाग वंश का जो प्रमुख संस्थापक था वो शिशुनाग था। आगे आता है शिशुनाग के बाद कालाशोक। कालाशोक का दूसरा नाम क्या है? तो काकवर्ण है। काकवर्ण इसको किसमें कहा गया है? तो पुराणों में और दिव्यावदान ग्रंथ में। पुराण और दिव्यावदान के अनुसार कालाशोक का उपनाम क्या है? काकवर्ण है। और इसने जो इसी के पहले शिशुनाग ने जो राजधानी बना ली थी वैशाली को, इसने फिर से पाटलिपुत्र कर दिया है। देखिए, वैशाली बस शिशुनाग के ही टाइम पे आया था, वैशाली बना था राजधानी, उसके बाद फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बना ली थी कालाशोक ने। और इसी कालाशोक के टाइम पे ही दूसरी जो बौद्ध संगीति है उसका आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? तो वैशाली में किया गया 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। वैशाली में पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? तो राजगृह में, जो कि सप्तपर्णी गुफा में हुई थी 483 में, और दूसरी वाली बौद्ध संगीति वैशाली में हुई है 383 ईसा पूर्व में। देखिए, ईसा पूर्व उल्टा चलता है। फिर इसी बौद्ध संगीति के बारे में पूछा जाता है कि इसी में बौद्ध धर्म 2 शाखा में बटा था। ये शाखा कौन कौन सी थी? तो स्थाविर और महासांगिक। ये देखिए, पहली जो है इन 2 शाखाओं में बटा था। जो हीनयान महायान है वो बाद में आएगा अभी। तो स्थाविर और महासांगिक में बट गया था बौद्ध धर्म। और ये स्थाविर क्या होते थे? स्थाविर को ही थेरवादी कहा जाता है, जो कि परिवर्तन के विरोधी हुआ करते थे। स्थाविर लिखा रहेगा एग्जाम में, या फिर थेरवादी। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्थाविर और महासांगिक में किस बौद्ध संगीति में बटे थे ये बटा था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन द्वितीय बौद्ध संगीति में याद रखिए। और दूसरा वाला इसका जो पार्ट था वो था महासांगिक, जिसको सर्वास्तिवादी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, कालाशोक की हत्या किसने की थी? तो पाटलिपुत्र में घूमते समय किसी ने जो है इसकी हत्या कर दी थी, और कहा जाता है कि महापद्मनंद ने ही इसकी हत्या की थी। कालाशोक की हत्या किसने की? महापद्मनंद ने छुरा भोंककर इसकी हत्या कर दी। और हर्षचरित के अनुसार ऐसा कहा गया है। हर्षचरित के रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट है। हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या जो है महापद्मनंद ने की थी, और उसके बाद नंद वंश की स्थापना कर दी थी। तो अभी हम कौन सा ये वंश कवर कर रहे थे? तो ये था जो है शिशुनाग वंश। 2 शासक हुए, एक शिशुनाग, दूसरा कालाशोक। एक तो शिशुनाग के बारे में हमने पढ़ा, दूसरा कालाशोक के बारे में। उसके बाद कालाशोक की हत्या कर दी जाती है महापद्मनंद के द्वारा, और महापद्मनंद जो है ये नंद वंश का संस्थापक बनता है। नंद वंश जो है, पहला वंश आया था हमने जो देखा था हर्यक वंश, दूसरा देखा था हमने शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश। 344 से 324 ईसा पूर्व। संस्थापक कौन था नंद वंश का? तो वो था महापद्मनंद, वही जिसने कालाशोक की हत्या करी। तो महापद्मनंद जो है नंद वंश का संस्थापक है। महापद्मनंद को पुराणों में शूद्र कहा गया है। ये एक स्टेटमेंट ऐसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे शूद्र कहा गया है महापद्मनंद को? तो पुराणों में कहा गया है। इसके अलावा महापद्मनंद की 3 उपाधियां थी। कौन कौन सी? ये इंपॉर्टेंट है कि सर्व छत्रांतक किसको कहा जाता था? महापद्मनंद को, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। और इसको जो है शूद्र भी कहा गया है, इसको पंडित भी कहा गया है कई जगह पे, तो ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा इसको भार्गव भी कहा गया है, दूसरे परशुराम का अवतार। भार्गव जो है दूसरे परशुराम का अवतार भी महापद्मनंद को कहा गया है। इसके अलावा एक राट या फिर एक छत्र भी महापद्मनंद को कहा गया है। तो 3 उपाधियां हैं, सर्व छत्रांतक, भार्गव और एक राट, तीनों महापद्मनंद की उपाधियां हैं। इसके अलावा इसके 8 पुत्र हुए थे, लेकिन जो है नंद वंश का अंतिम शासक सिर्फ याद रखना है घनानंद। घनानंद भी इसका पुत्र था, जो कि इसके बाद बना था, और वही अंतिम था। और ये महापद्मनंद जो था, इसने एक युद्ध किया था, कलिंग पर इसने चढ़ाई की थी। कलिंग में एक अभिलेख है जो कि राजा खारवेल का अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा गया है, वहीं से इसका उल्लेख मिलता है कि महापद्मनंद ने यहाँ पर चढ़ाई की थी और वहां से एक जिनसेन की प्रतिमा उठा ले आया था पद्मनंद। इसके अलावा वहां पर नहर भी बनवाई थी। तो कलिंग में नहर का निर्माण किसने करवाया था? महापद्मनंद ने करवाया था, जब वहां पर आक्रमण किया था। और वहां पर जो है एक शिलालेख मिलता है। कौन सा शिलालेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें इसका वर्णन किया गया है। और वहां पर एक नहर बनवाई थी, ये चीज याद रखिएगा, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो ये हो गया नंद वंश का पहला शासक महापद्मनंद, और दूसरा शासक घनानंद। घनानंद को क्या कहा जाता था? तो घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। और ये अग्रमीज नाम कहाँ मिलता है? तो यूनानी लोगों ने अग्रमीज कहा है घनानंद को। इसके अलावा इसी के समय में, घनानंद के समय में ही सिकंदर आया था भारत, तो सिकंदर का समकालीन कहा जाता है घनानंद। सिकंदर के समय का ये राजा है घनानंद। कब आया था सिकंदर यहाँ पर? तो 326 ईसा पूर्व में आया था सिकंदर। पश्चिमोत्तर भारत में, जो नॉर्थ वेस्ट वाला भारत है, सबसे ऊपर कश्मीर के आसपास वाला एरिया, वहां पर सिकंदर आया था 326 ईसा पूर्व में। और एक युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, जिसका नाम है हाइडेस्पीस का युद्ध।
326 ईसा पूर्व में हुआ था। और हाइडेस पीस कहा जाता है झेलम नदी को। और ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? जब सिकंदर आया था तो इसने मगध पर आक्रमण नहीं किया था, वहीं पर रह गया था ये। तो सिकंदर और पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था। पोरस भारतीय, सिकंदर आया था यूनान से। और सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध तो हुआ, सिकंदर उसमें जीता था, लेकिन बाद में पोरस की जो सूझबूझ थी, जो उसने जवाब वगैरह दिए थे पोरस ने, उससे इन दोनों की मित्रता हो जाती है और सिकंदर जो है इसका राज्य वगैरह वापस करके फिर से चला जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि हाइडेस पीस का युद्ध किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस के बीच में। और ये जो घनानंद था ये बहुत ही निरंकुश एक शासक था, नंदवंश का जो अंतिम शासक था घनानंद। इसने जनता पर बहुत सारे कर लगाए थे, बहुत सारे टैक्स लेता था ये। और इसी के टाइम पे इसने जो है चाणक्य का अपमान किया था। फिर ये कहानी आपने सुनी होगी, चाणक्य का अपमान किया, उसके बाद चंद्रगुप्त की हेल्प से, मतलब दोनों ने मिलकर जो है 322 ईसा पूर्व में गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त ने जो है घनानंद की हत्या कर दी। उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो मौर्य वंश जो है बहुत बड़ा वंश है, उसको अगले उसमें पढ़ेंगे। लेकिन और यहाँ पर कुछ फैक्ट याद रखिए, जैसे कि कुछ अन्य तथ्य जो हैं कि जो वत्स महाजनपद था उसका राजा कौन था? तो वत्स महाजनपद जो था उसका राजा था उदयन। अभी हमने एक देखा था कि उदायन एक व्यक्ति था, जो कि अभी हमने हर्यक वंश में देखा था लास्ट में। उदायन नहीं है ये वत्स महाजनपद का राजा का नाम था उदयन। तो दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो उदयन है ये। उदयन जो है ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अभी हमने देखा था उदायन जो है वो जैन धर्म को मानता था, जो कि मगध का राजा था। लेकिन ये उदयन जो है ये बौद्ध धर्म को मानता था। और इसको एक भिक्षु थे जिनका नाम था पिंडोला। तो बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी वत्स महाजनपद के राजा उदयन को। ये कभी कभी पूछा जा सकता है, मतलब स्टेटमेंट वगैरह में, कि उदयन को, वत्स के राजा उदयन को किसने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने। क्योंकि वत्स जो है इलाहाबाद और मतलब प्रयागराज और बांदा कौशाम्बी वाला एरिया है, यूपी में पड़ता है, इसलिए यूपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर उदयन और वासवदत्ता एक थी, एक मतलब उज्जैन की एक राजकुमारी थी। तो उदयन और वासवदत्ता की एक कथा है जिसका वर्णन हमको मिलता है एक ग्रंथ में, एक रचना में, जिसका नाम है स्वप्नवासवदत्तम। स्वप्नवासवदत्तम किसकी रचना है? तो महाकवि भास की रचना है। ये एग्जाम में पूछा गया है, मैचिंग वगैरह में भी आता है। महाकवि भास की रचना है स्वप्नवासवदत्तम। और ये किसकी कथा है? तो वत्स के राजा उदयन और उज्जैन की जो राजकुमारी थी वासवदत्ता, इनकी कथा है। अब यहाँ पे एक नोट लिख दिया गया है कि उदयन जो है मगध का शासक था और उदयन जो है ये वत्स का शासक है। नेक्स्ट बात करेंगे, काशी का जो है सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ करता था? तो ब्रह्मदत्त एक शासक था, काशी का शासक था ये ब्रह्मदत्त, जो कि प्रसेनजीत का पिता था। प्रसेनजीत वही जिसकी बहन की शादी बिंबिसार से हुई थी और इसकी बेटी वजीरा की शादी अजातशत्रु से हुई थी, वही प्रसेनजीत का पिता था ब्रह्मदत्त, जो कि बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। जब तक ब्रह्मदत्त शासक था मगध इसका कुछ नहीं कर पाया था। इसके अलावा एक और ब्रह्मदत्त होता है इसी में ही, जो कि अंग का शासक था। अंग के भी प्रमुख शासक का नाम था ब्रह्मदत्त। और ये ब्रह्मदत्त वो है जिसको हराकर अंग को मगध में मिला लिया गया था। बिंबिसार ने अंग को जो हराया था, अभी हमने देखा था बिंबिसार वाले में, तो अंग को हराकर, इसी को हराकर जो है अंग को मगध में मिलाया गया था। और ये ब्रह्मदत्त जो है बहुत दानी टाइप का था। ये अंग का जो शासक था ब्रह्मदत्त, ये जो है इसने बौद्ध धर्म के लिए वेणुवन को दान दिया था। वेणुवन को बिहार, जो चैत्र विहार होते थे उसमें बिहार के लिए जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए वेणुवन का दान किसने किया था? तो अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रसेनजीत जो है, जो कि काशी का शासक था, अभी हमने देखा था। तो काशी के राजा प्रसेनजीत जो है 5 राजाओं के गुट का ये नेतृत्व करता था। तो पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वगैरह में। और कहाँ मिलता है, में कहाँ लिखा हुआ है? तो संयुक्त निकाय में लिखा हुआ है कि प्रसेनजीत काशी का राजा जो है 5 राजाओं के गुट का नेतृत्व करता था। इसके अलावा अवंती का राजा जो चंड प्रद्योत था, जिसको पांडु रोग हुआ था तो बिंबिसार ने जीवक को भेजा था, वही ये चंड प्रद्योत है। तो चंड प्रद्योत जो है ये बौद्ध धर्म की इसने दीक्षा ली थी। और इनको जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो बौद्ध भिक्षु महाकच्चायन ने। तो महाकच्चायन ने किसको दीक्षित किया था निम्न में से? तो ये किसको किया था? चंड प्रद्योत को, जो कि अवंती के राजा थे। ये अलग से स्टेटमेंट बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इतनी ही चीजें इन तीनों वंश से या फिर जो मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, इनसे पूछी जा सकती है और यहाँ से पूछी भी गई है पहले भी, और सब कुछ इसमें कवर कर लिया गया है। ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लोगों को कमेंट में बताया करिए कि मतलब ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। इसके अलावा अगर आरो का ग्रुप ज्वाइन करना है तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके आरो ग्रुप डिटेल्स भेजेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह आपको जो है मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।